जी वेलकम बैक नाजरीन। रियाज साहब से प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो बात हो रही थी ख़ास तौर पे रिलीजन के हवाले से, अंसारी साहब इस पर मैं मज़ीद क्लैरिटी आपसे चाहूँगा। अंसारी साहब, सर रिलीजन की बात हर पॉलिटिकल पार्टी आके बात करती है, एक रियलिटी है इस मॉडर्न दौर के अंदर कि किसी भी कंट्री के अंदर आप जो है वो पूरा इस्लामिक नफाज ला ही नहीं सकते। आप इस चीज़ से ज़्यादा फेमिलियर होंगे, आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर के इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है इस चीज़ के ऊपर। मुझे आप एक चीज़ बताएं कि आप बात करते हैं सर कि हम इस्लामिक नफाज लाएंगे, द कैलफ ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के ज़वाबित लाएंगे, ये किस तरीके से पॉसिबल होगा सर? हजूर बात यह है कि मैं बार बार वो बात नहीं कहना चाहता जी। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देखें जी तो जो अंसार हैं उनकी क्या कुर्बानियाँ हैं, किस तरह से वो दीन को आगे लेके आए हैं और दुनिया में राज किया है, कितने करोड़ों किलो। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये सियासत, ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है मेरे ख्याल में ये इसमें सिर्फ अंसार नहीं होंगे, क्योंकि वो जो आपकी पुरानी पार्टी थी तो वो तो अब अवामी मुत्तहिदा पार्टी बन चुकी है सर। मेरी पूरी बात मैं भी आ सकता हूँ आपकी पार्टी के अंदर, एक आम आदमी भी आ सकता है। आपने मेरी बात ना उचक ली। हाँ, मैंने कंप्लीट नहीं की। लेट मी फर्स्ट मैं इसे कंप्लीट कर लूँ, फिर आप मुझे जरूर कहें। क्योंकि हम अंसार हैं, हम समझते हैं जी, हमारे खून में वो खून दौड़ा है जो तुबा खुमैरी से लेके जो हम खजरी अंसारी हैं, और जो वो मामला थे और वो 4000 उलमा कराम की औलादों में से हम अंसार हैं। कुरान करीम में बरात नाज़िल हुई है हमारे ऊपर, तो हमारे कुछ हकूक़ और फ़र्ज़ बनते हैं इस मुल्क के ऊपर। हम ये मैं नहीं कहता कि बहुत प्योरिटी के लोग हैं, लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया तो आज हमारे पास वो ताकत है कि हम सब मिल के एक पॉलिटिकल जमात बना सकते हैं। तो मैं 2 लफ्ज़ों में अगर पॉलिटिकल जमात बना दूँ आपको, सिर्फ 2 लफ्ज़ों में कि जस्टिस एंड केयर। जी, मेरा असूल ये होगा, इंसाफ करो और प्यार करो। आप दुनिया की कोई चीज़ इसके अंदर ले आएँ, हमारे यहाँ इंसाफ होगा और मोहब्बत होगी, हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं होगी, हमारे यहाँ बदतमीज़ी नहीं होगी, तू तुकार नहीं होगी, हम हर एक इंसाफ करेंगे। जब आप जस्टिस करना सीख जाते हैं, इंसाफ करना सीख जाते हैं, तो सियासत तो इबादत है। जी। पाकिस्तान का बच्चा आपके साथ काम करेगा। जब आपको पता लग जाएगा ये लोग इंसाफ करने वाले, ये लोग बेईमान है ही नहीं, ये घर से ईमानदार निकले, फ़र्क होता है सर, फ़र्क होता है। आप किसी एक ऐसे खून वाले को शामिल कर दें जिसके अबाव इदा ठीक ना हो, गलत हो। पर टीपू को सुल्तान के साथ क्या हुआ था? सरंगापटम में किसने गद्दारियाँ की थी? कौन थे वो? मेरे भाई, खून का बड़ा फ़र्क होता है। ये जो अंसार हैं, ये कटने वाले, मरने वाले, चांद देने वाले, शहीद होने वाले लोग हैं। आज ये 4 करोड़ अंसार पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फ़िक्र है कि यार इतने बड़े अंसार बैठे और उनसे आप काम नहीं ले रहे। हम हर किस्म का काम करने को तैयार है पाकिस्तान की सलामती के लिए। और आपने एक और बात की कि तजर्बे की बात करते हैं, हम 2009 से काम कर रहे हैं सर, 2009 से 16 साल हो गए हमें काम करते हुए पाकिस्तान में। साहब बिल्कुल आपकी बात। गिलगित बल्तिस्तान में कौन है? आप देखें ना, एक जमात है वो सिंध तक महदूद है, एक पंजाब तक है, एक बलूचिस्तान में लहदा बैठे हुए हैं, KPK में लहदा। हम पूरे पाकिस्तान से एकदम लॉन्च हुए हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे करोड़ों की तादाद में लोग निकलेंगे, अंसार होंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अंसार हो के क्या बात है, अंसार और महाजरीन को अल्लाह के नबी ने मिलाया था ना, आज हमने पाकिस्तानियों आपको और अंसार को मिला दिया है। आज वही वक्त मैं लेके आया हूँ जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अंसार और महाजरीन भाई भाई हैं। आज आप और हम सब भाई हैं, मिल के पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अंसारी साहब, पाकिस्तान की आप बात करते हैं, पाकिस्तान की पुलिस के आपने इंसाफ की बात की, पुलिस का इदारा, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान के टेक्नोक्रेट्स, पाकिस्तान का एक छोटा सा सिविल सर्वेंट जो है वो बगैर रिश्वत के काम नहीं करता। आप किस तरीके से इस मेंटालिटी को ख़त्म करेंगे? मुझे आज एक चीज़ वाजे करें सर, आज ये प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड है कि आपको अल्लाह ताला कल ऐवान के जो है वो कमरू में पहुंचाता है, ऐवान के हाउस में अगर आपको पहुंचाता है, तो मुझे सर ये बताएं, फिर आप तो वो काम नहीं करेंगे सर जैसे MQM जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज 10-15 सीट्स लेके जो है वो कोलिजन गवर्नमेंट में चली जाती हैं सर, सिर्फ अपने मफादात के तनाजुर में। और जब ये पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं तो अवाम को ये चूरन बेचा जाता है कि हम अवाम के लिए कुछ करेंगे। इसमें सर आप क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कतई नहीं कहूँगा कि लोग जो है अपने मफादात की जंग लड़ते हैं। मैं सियासत में रहा हूँ, मैं एक छोटा तालिब इल्म हूँ सियासत का, लेकिन आपको पाकिस्तान में रहते हुए अपने एटमॉस्फेयर के मुताबिक उनके साथ सलूक करना होता है। कोशिश करें कि आप बोलें, आप ऐवान बाला में अगर चले गए हैं तो आपका मौक़िफ़ वही हो कि आप चोर को चोर कह रहे हो। आप अमली तौर पर जो कदम कर सकते हैं अपने हलकों में,
आप देखें ना, हम काम कर रहे हैं, हम लोग राशन तकसीम करते हैं गुरबा में, हम लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह में 40 साल हो गए ये काम करते हुए। हम वेलफेयर का काम भी, लेकिन हम फंडिंग नहीं करते हैं। हम लोग आपस में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या दुनिया देख नहीं रही कि हम क्या कर रहे हैं? कि आज हम, मुझे पता है कि मैं किसी सूरत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं 60 साल से ज़्यादा मेरी उम्र है, लेकिन वो पौधा ज़रूर लगा जाऊँगा जो पाकिस्तान में इंसाफ का, हक का बोलबाला करेगा, जो पाकिस्तान में बिल्कुल वो निज़ाम नाफिज करेगा जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। गरीब का हक उसकी दहलीज पे मिले, अमीर को उसको रिस्पेक्ट मिले, जो मुकम्मल जो टैक्स देता हो उसका टैक्स गुजार के लिए बेहतरीन सहूलतें हों, उसको प्रोटोकॉल पूरा मिले, जो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। भाई पूरे पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि हमारा जो कर्जा है, हम उस कर्जे को बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। हम कोई ऐसी वैसी स्कीम लॉन्च नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान का कर्जा, मैं कहता हूँ चंद दिनों में पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। चंद दिनों में नहीं सर, कुछ घंटों में अगर आपके बड़े बड़े सियासतदान अपने बैंक खाली कर लें तो सर मैं किसी की बात नहीं करता हूँ। जब आप आवाम में शऊर देते हैं ना, जब आवाम खड़ी हो जाए, देखें तुर्किया में आवाम खड़ी हुई थी, क्या हुआ था? अगर आवाम खड़ी हो जाती है ना राइट्स के लिए, तो हमें सबको सीधा कर देते हैं वो। देखें पाकिस्तान है, सब कुछ है। आज मुसल्लह अफवाज ने आपको हिंदू बनिए से बचाया है। आज उसका जो गरूर घुमंड खाक में किसने मिलाया? पाकिस्तानी अवाम ने, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का रुझान फ़लस्तीन की तरफ हो गया था और हम लोग गज़ा की तरफ जो है बहुत शोर शराबा कर रहे थे पाकिस्तानी अवाम। तो हमें जूल्स ने और यहूद नसारा ने हमारी टेंशन डाइवर्ट करने के लिए अपने पपेट को खड़ा किया इंडिया को, ताकि वो हमें डाइवर्ट कर सके, और वो कामयाब हुआ। लेकिन मुसल्लह अफवाज ने उसको वो नाको चने चबवाए कि आज दुनिया में मुआशरती तौर पे, आज दुनिया में अखलाकी तौर पे, आज दुनिया में पाकिस्तान का नाम ताकत का नाम है। पाकिस्तान ने साबित किया ताकतवर कौम है। तो मैं ही समझता हूँ कि मुसल्लह अफवाज की तरह तमाम डिपार्टमेंट को जो है ना, उनसे सीखना चाहिए और उस तरह जो है वो बिल्कुल काम करना चाहिए अगर पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। ठीक, रियासत सर आपकी तरफ बढ़ूंगा। ज़रा मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान के ख़ास तौर पे वो इदारे हैं जो पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानद है। अगर हम तालीम की बात करें, हम सेहत की बात करें, पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे हैं। अगर हम जो करप्शन के इदारे हैं, जो करप्शन को रेगुलेट करते हैं, किस तरीके से उनको कंट्रोल करना है, या हम बात करें स्मगलिंग के हवाले से बात करें, या हम बात करें जैसे पंजाब पुलिस है, तो आप क्या समझते हैं किन किन एरियाज़ के अंदर हुकूमत वक्त को, या जब आप ऐवान के, जो आप पार्लियामेंट के अंदर अगर पहुंचेंगे तो उसको फिलफौर ठीक करेंगे? लवारी साहब, बात ये है, कोई भी चीज़ है ना जी, एक घर है, उसमें दो बंदे आपस में लड़े ना तो घर में सुकून नहीं रहता। सबसे पहले जी, इस मुल्क में हमें सबको मिल के बैठना होगा, अपने अपने हिस्से का काम करना होगा जी, फिर जाके इस मुल्क के अवाम को तरबियत की ज़रूरत है। हमें इसकी तरबियत करनी होगी। वो इसलिए दीन के लिहाज से, इखलाकियात के लिहाज से, अब हम देखें दे इलाकों में गोरा, हमें यहाँ पे जो सिस्टम दे गया है वो हम सिस्टम ही नहीं ठीक कर रहे। हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में गोरे के टाउट आज भी बैठे हैं। वो क्या करते हैं? चुदराहट बनाई हुई है, गरीबों पे जुल्म करते हैं। मेरा भाई, इस मुल्क को ठीक करने के लिए मुतवस्सित तबके को नुमाइंदगी मिलेगी। जो ईमानदार होंगे वो ठीक कर सकते हैं। ये जितने ऊपर बैठे हुए हैं ये कभी भी नहीं ठीक करेंगे। नहीं, जैसे एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन में, मेरी बात सर, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, जैसे मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताए, कोई ऐसे चंद मसाइल तो बताएं जो आपको नजर आते हैं, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को नजर आते हैं। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, पंजाबी दा माकूला आवे दा आवे ही बिगड़िया है। आवे दे आवे जेड़े बिगड़े होंदे न, उनको ठीक करने के लिए वक्त चाहिए। जो गलत करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए, जो ठीक करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे। ये एक तरीकाकार है। ये नहीं कि हम इधर बैठ के सारी बातें जो हैं टीवी पे करके चले जाएं, इस तरह नहीं। ये अमली काम करना होगा। जो गलत करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी, जो ठीक करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे। मैं फिर कहूँगा कि इस मुल्क के मुतवस्सित तबके को आगे आना होगा। इन जितने लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े मगरमच्छ हाथी, इनसे मुकाबला करना होगा। दे इलाके में लुगारी साहब, मैं फिर वही बात करूँगा, दे इलाके में आप जाएं, जो चुदराहट है वो गरीब को सर उठाने नहीं देती। जो
देही इलाकों से, गांव से शहर में आ गए, वो तो संभल गए हैं। उन्होंने मेहनत की, जिसने मेहनत की अल्लाह पाक ने उसको संभल दिया। जो बेचारे उधर हमारे भाई बैठे हैं उनके लिए हमें अब कुछ करना होगा। भाई, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है डेवलपमेंट्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और ये तो सर मेरे ख्याल में रियाज साहब अलमिया रहा है हर हुकूमत वक्त का कि बैकवर्ड एरियाज को तो उन्होंने वैसे ही जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा कोई जो है वहाँ पे डेवलपमेंट्स नहीं करवाई। लेकिन सर अंसारी साहब आपकी तरफ बढ़ूँगा, ये एक बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि क्यों सेकेंडरी लीडरशिप को जो है जब पॉलिटिकल पार्टी जो है उरूज पर आती है तो वो उसको साइड पे कर दिया जाता है। एक तो ये चीज़ है, दूसरी एक हायरार्की जो है वो जब आप अपॉइंटमेंट्स के हवाले से आते हैं, सिलेक्शन के हवाले से आते हैं, ओहदों की बात करते हैं, तो वो फिर वालिद साहब उनके, फिर उनका बेटा, फिर उनका पोता सर आगे आता है। मैं अब चंद नाम लेना चाह रहा हूँ, जैसे सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। अलीम खान साहब हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाला हों कि अपनी पार्टी बना ली। जहांगीर खान तरीन साहब का नहीं अभी कोई सुर्खियों में कहीं है ही नहीं, जो एक वक्त इमरान खान के सबसे करीबी साथी थे। साद रफ़ीक साहब मुझे आजकल कहीं नज़र नहीं आते, उनके भी बड़े शिकवे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। चौधरी निसार साहब कितनी बड़ी जो है वो सियासत के जो है वो शाहकार हैं, वो कहीं नज़र नहीं आते। इसकी क्या ऐसी वजह है? आप भी एक सियासी पार्टी में रहे हैं। सर मैं पिछले दिनों में जी एक कब्रिस्तान में गया जी, तो एक कब्र पे लिखा हुआ था मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था जी। तो ये अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात है। यहाँ बड़े बड़े नामवर आए, आपने ज़ियाउल हक का नाम लिया, अब जुनेद साहब भी थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी थी, उसके अलावा अयूब खान फील्ड मार्शल भी थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी थे, याहिया खान भी थे, बड़े बड़े नामवर गुजरे। ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे, और किसी का नाम और निशान जो है नहीं बचता। सब ये समझते हैं कि मैं बहुत अहम हूँ, लेकिन वो उनका वहम होता है। ये तो बात ये है। दूसरी बात आपने जो फरमाई है सर माजरत के साथ जी, जो लाए जाते हैं, कुर्सियों पे बिठाए जाते हैं, क्या वो अहम होते हैं? फिर क्या उनकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है? सर मैं डायरेक्ट किसी की तरफ इशारा नहीं करूंगा, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब या चौधरी निसार साहब, क्या इनमें कोई अहलियत नहीं थी कि आपने जिनको कुर्सियों पे बिठा दी है मुस्लिम लीग नून ने? पहली बात तो मैं ये करूँगा, मैं कतई तौर पे कोई नाम लेके किसी को जो है ना निशानदेही पॉइंट आउट नहीं करूँगा। पहले हमने अपने गिरबान में देखना है, अपने मामलात को दुरुस्त करना है, और दूसरों को अच्छाई से साबित करना है कि तुम्हारी बुराई थी, अच्छाई इसको कहते हैं। मैंने खाकान अब्बासी बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, चौधरी निसार से भी काम किया है, 26 साल हो गए, पूरी ज़िंदगी हमने इनके साथ गुजारी है, सबके साथ मैंने काम किया हुआ है। लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता है वो फिर मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर झोल है वो झोल बताना मेरा काम है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स के पैसे, एसी को लगवाने के लिए पैसे, कमिश्नर के लगाने के लिए पैसे, ये सब लोग एक सिस्टम है, और उस सिस्टम की खराबी है जब आप शुरू करते हैं। ठीक है ना, उस्मान बुज़दार आपने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बिठा दिया था, वो खुदा का वास्ता है, अरबाब इख्तियार हाथ जोड़ के कहता हूँ पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा ख्याल करें, पाकिस्तान को ये इलेक्टिबल्स से जान छुड़ाएं। ये जो इलेक्टिबल्स के नाम पे हम लोग 40-50 लोग बिठा देते हैं जी, वो प्रॉब्लम्स हैं। उनकी जगह पे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान लेके आइएगा, जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जो बाहर से पढ़ के पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। PKLRI में क्या हुआ था जी, आप बताइए क्या हुआ था? कितना बड़ा छोड़ के सब कुछ बद्दा आया, और आपने उसका क्या किया? हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। हम बिल्कुल रातों को मेरी पूरी टीम छापे मारेगी पुलिस स्टेशन में, और इतने अच्छे पुलिस वाले हैं, खुदा गवाह है कि इतने प्यारे पुलिस वाले हैं कि जो करप्शन का जिनके पास से गुजर नहीं होता है। लाखों रुपया लोगों का पड़ा हुआ सड़क के ऊपर पड़ा हुआ मोटरवे वाले वापस कर देते हैं, भाई उसको उजागर क्यों नहीं करते हो? हाँ, तो जब आप एक इंसान को तनख्वाही देते हो 40,000 रुपये, उसका घर का किराया 30,000 रुपये है, ये हुकूमत वक्त ने सोचना है कि वो कैसे पूरा करेगा। 5 उसके बच्चे हैं पुलिस वाले के, हम कहते हैं बुरा है पुलिस वाला, बुरा है पुलिस। जब तक पुलिस के निज़ाम को आप बेहतर करना चाहते हैं, आप उनको सहूलतें दें। आप सहूलतें देने के बाद फिर पूछने का हक रखती है हुकूमत कि देखो तुम्हें तनख्वाह हमने पूरी दी थी, तुम्हारे घर का किराया भी निकल रहा था, तुम्हारे बच्चों की फीस भी जा रही थी, फिर करप्शन करेगा तो फिर टांग दिया जाएगा। ये तरीक़ाकार होता है। अब आपने किया क्या हुआ उनके लिए? जाके पुलिस थानों का हाल देखें, चारपाइयाँ, टूटी हुई चारपाइयाँ बेचारों के पास, उनके पास सहूलियात नहीं है। मेरा मतलब है कि जदीद तरीन कोई सिस्टम करें। अब तो ये दावा किया जाता है कि IG साहब ने जितनी
इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेहतरी लाई है पंजाब पुलिस के अंदर, वो कभी नहीं हुई। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं, बेहतरी लाई है ना। जी। फर्क भी देखेंगे ना आप, मुकम्मल ढांचा तब्दील करने की जरूरत होती है। देखें, मैं एक गांव में वही सिस्टम चल रहा है जैसे मेरे भाई रियाज अतार साहब ने फरमाया कि वहां पे गरीब आदमी को पकड़ के जो मर्जी उसको छितरौल कर देते हैं, अमीर आदमी घर बैठ के हुक्म चला रहा होता है। हमारा एक बच्चा कत्ल हो जाता है कामोकी में, वो अमीर आदमी था, वहां का उसने नकेल डाली हुई थी, उसने अपने घर के ऊपर एक मदरसा बनाया था, वहां बच्चियां आगे पढ़ती थी और वो दूध दही का कारोबार करता था बच्चा। उसका बाप फौजी था, रिटायर्ड फौजी था, उसका बच्चा कत्ल हो गया, मस्जिद के सामने शहीद किया गोलियां मार के बदमाशों ने। हम गए वहां पे, हमने जाके पुलिस को पकड़ा कि भाई ये क्या कर रहे हो, और बहुत बहुत प्यारे नाम है पुलिस के डीआईजी साहबान जिन्होंने हमारी वहां मदद की। मैं टीवी पे नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कहीं वो ये ना समझेगा प्रमोशन उनकी कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त हमने जाके बाकायदा वहाँ पे बैठे रहे जब तक वो एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, बंदे गिरफ्तार नहीं हुए। ठीक सर, रियाज साहब आपने दही इलाकों की बात की, पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो है वो किसानों का सबसे बड़ा रोल है। इस वक्त जो गंदम की सूरत हाल है, रेट में जो है वो कह रहे हैं कि बहुत कमी लाई गई है, जिस वजह से किसान समझता है कि उसका इस्तेहसाल किया गया है। आप क्या समझते हैं कि इस पे आपका क्या नुक्ता नज़र है और हुकूमत वक्त को क्या ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि उनकी बेहतरी हो? सर मेरी नज़र में लुगारी साहब, ये गरीब खाता है, अमीर ये गंदम नहीं खाता जी। ये रेट बिल्कुल ठीक है। जो किसान है, किसान की ज़मीन जो लाखों की थी आज करोड़ों की हो गई है जी। वो पहले 2 फसलें होती थी जी, गंदम और चावल, आज वो 4-4 फसलें ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये गरीब गंदम खाता है। गरीब के लिए और भी मेरे हिसाब में गंदम का रेट कम होना चाहिए। जो बंदा दिहाड़ी 1000 रुपए लेता है, सर जो किसान है वो भी तो गरीब है सर, उसका भी तो सोचे। किसान गरीब सब्सिडी मिलनी चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए जी गवर्नमेंट की तरफ से जी। ये ये नहीं कि जो है पहले 11,000 रुपए इमरान खान के दौर में गंदम का रेट था एक बोरी का, आज 6,200 6,400 है। लेकिन गरीब जो है आप माशाल्लाह मैं फिर वही करूँ। आपने सब्सिडी की बात की, कोई माजी में आप एग्जांपल देंगे किसी हुकूमत ने किस तरीके से सब्सिडी दी है? माजी की बात नहीं करते, हम अपनी बात करेंगे। ठीक जब है। हम आएंगे अल्लाह के फजलो करम से, किस तरीके से आप सब्सिडी देंगे? हम सब क्या मैकेनिज्म होगा? मैकेनिज्म वो बनाया जाता है जी। वो अमली तौर पे, जिस तरह हजरत उमर फारूक ने पुलिस का निज़ाम बनाया था। ठीक है, मैं मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताता हूँ कि इमाम है, एक मस्जिद का इमाम है जी, उसको 10-15 हज़ार रुपये माहाना, उसके 6 बच्चे हैं, क्या 10-15 हज़ार में उसका महीना गुजर जाएगा? ये जुल्म की इंतहा है। हम ऐसे निज़ाम लाएंगे जो इंशाअल्लाह गरीब अमीर के लिए इक्वल होगा। ठीक है अंसारी साहब, सर इसमें आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, सब्सिडी कहते हैं, आपने ऑरेंज ट्रेन में सब्सिडी दी है जी, आपने मेट्रो बस में सब्सिडी दी है, लोग दुआएं दे रहे हैं आपको। बिल्कुल। भाई किसान को भी देना, उसको दे, उसके घर का चूल्हा जले, किसान कार्ड बनाया जाए, किसान को डायरेक्ट जो है वो सब्सिडी दी जाए। देखें तरीकाकार क्या होता है। जी। हम कोरोना में राशन तकसीम कर रहे थे जी। तो मैं टीवी पे टॉक शो बैठा हुआ था और एक बड़े अच्छे हमारे एंकर हैं, वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं मुस्लिम नून में था जी, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से, उस वक्त इमरान खान था, उससे मैंने कहा कि जनाब हम लाहौर से सिर्फ मुझे 8 बंदे मुझे लाने दें, हम पूरे लाहौर के झोपड़पट्टी वाले लोगों को राशन पहुँचा देंगे। जी। उन्होंने कहा भी आप नून लीग के ताल्लुक है, आप इस काम में नहीं आ सकते। हमारा बेसिक अलमिया जो है ना वो ये है कि हम नून लीग, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, कोई अगर अच्छा काम करे, कोई सियासी जमात करे, सब एक जगह वेरी गुड, आपने अच्छा काम किया है, बट ये काम अच्छा करने की ज़रूरत है, ये सियासत क्यों नहीं होती है? फिर एक बड़ा अलमिया है जो किसान के हवाले से आप कह रहे हैं, अवेयरनेस जी, कि गन्ना दुनिया भर में राउंड शेप में काश्त हो रहा है, राउंड, हमारे यहाँ स्ट्रेट लगाया जाता है। जो राउंड शेप में काश्त कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, वो 80 मन पर एकड़ ले रहे हैं, और जो स्ट्रेट शेप में हम लोग काश्त कर रहे हैं वो 40 मन पर एकड़ ले रहे हैं। तो डबल फर्क है। ये अवेयरनेस के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि दुनिया में देखें कि फसल कैसे उगाई जा रही है, गंदम कैसे पैदा की जा रही है, गन्ना कैसे, चावल की किस तरह पैदावार हो रही है, लोग उसी ज़मीन से, जबकि इतना ज़रखेज़ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास रब्बे कायनात ने समुंदर, हमारे पास ठंडा पानी, हमारे पास गर्म पानी, हमारे पास सारे मौसम, 12 मौसम तो मैं नहीं कहूँगा, चारों के चारों मौसम हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उस पर बहुत कुछ कर सकते हैं।
मादनियात हमारे पास, देखें ना, रेकोडिक का मंसूबा है, उस पर क्यों नहीं, वाई हम पेट्रोलियम मसनूआत जो ईरान के बॉर्डर पे हमारा तेल हमने वायदे किए हुए हैं, जो RCD हमने कायम किया था, हम अपने मुफाद के लिए क्यों नहीं, देखें ना, हम जब दूसरा, अभी मैं बताऊंगा आपको कि पाक फौज ने क्या किया है अगर आपको इल्म हो, लेकिन हम अपने मुफाद के लिए क्या हर चीज के लिए फौज की तरफ देखेंगे? क्या फौज पाकिस्तान ये काम करेगी तो होगी, तो क्या आप फौज आके अब किसानों की मदद करेगी? ओ भाई खुदा का वास्ता कुछ कीजिए, सब्सिडी दीजिए उन लोगों को जो डिजर्व करते हैं, ठीक, जो डिजर्व करते हैं। बार बार कह रहा हूं, ये जो ऐवान बाला में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देते हैं, उससे रोकें। प्रेशराइज होते हैं, मखलूत हुकूमत है सर, मखलूत हुकूमत होती है, एक हुकूमत सिंध है वो प्रेशराइज करती है, मजबूरन आपको अरबों खरबों रुपया हमको देना पड़ता है, आपकी हुकूमत ना टूट जाए। ठीक, तो जनाब खुदा का वास्ता है, वन यूनिटी बनाएंगे तो कामयाबी ठीक है अंसारी साहब, इस पे आपका पॉइंट आ गया सर। आज 28 मई है, यौम तकबीर का दिन है सर, और पाकिस्तान इस दिन को जो है न्यूक्लियर पावर बना था दुनिया में, और जो करंट रिसेंट सिचुएशन बनी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जो वॉर सिचुएशन बनी, उसमें पाकिस्तान को जो दुनिया के सामने विक्ट्री मिली और पाकिस्तान इस फतह पे जो है वो जश्न मना रहा था, उसके बाद जो बलूचिस्तान के अंदर हिंदू इंटेलिजेंस की जानिब से एक जो पाकिस्तान तालिबान या पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके जो मासूम बच्चों पर जो है वो हमला किया गया। इस हवाले से सर अंसारी साहब, मैं आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा कि ये क्या ज़हानतकारी इसके पीछे है सर, और किस तरीके से ये जो इंसिडेंट हुआ है इस पे जो मुस्तकबिल के जो क्या पाकिस्तान के ऊपर या बलूचिस्तान के ऊपर असरात मुरतब होंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है हम APS का सानिया नहीं भूले जी, हम कराची का जो एयरबेस पे हमारा मसला हुआ था नहीं भूले जी, हमने उन तमाम लोगों को मुतनब्बे किया कि ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं। अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी ISI दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन एक जमात है, खुफिया एजेंसी है कि दुनिया में उससे बड़ी खुफिया एजेंसी कोई नहीं है, तमाम मालूमात शेयर की जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब ये कुछ हो रहा है जी। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया जी कि हमें पता लगा कि हमारे और आज़रबाईजान के दरमियान, दरमियान में तकरीबन 30 किलोमीटर की एक पट्टी है जिसका नाम खारान है, ठीक है, जिसका कब्ज़ा अफगानिस्तान के पास था, हमारा वो इलाका था, ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमने कभी उससे कुछ नहीं कहा। जब हमें पता लगा, हमारी खुफिया एजेंसियों ने हमें बताया कि तमाम जड़ ये है जहाँ पे हिंदुस्तान जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जहाँ पर तमाम वो पनप रहे हैं पाकिस्तान दुश्मन रॉ के एजेंट, तो ये वो पट्टी है जहाँ पे तमाम वेपन आता है, जहाँ पे हिंदू बनिया पैसा भेजता है, और वहाँ पर बलूचिस्तान का कोई फ़र्द बलूचिस्तान का ऐसा नहीं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, बल्कि वो लोग हैं जो उस पट्टी में से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको बलोची नाम दे के और वो बलूचिस्तान के सूबे डिक्लेयर करते हैं। जब अफवाज पाकिस्तान को पता चल गया, हमने क्या किया, हमारी ISI ने हमें बताया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे आज़रबाईजान गए। उन्होंने कहा कि हमारा प्लान है कि हम इनको अभी जो नया हमने नाम दिया है, जैसे हमने पहले बयान मरसूस था, अब जो है वो जो हमने नया नाम दिया है हिंद के नाम से, ऑपरेशन हिंद जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में जो हुआ, फितना हिंद, बिल्कुल फितना हिंद के नाम से, फितना हिंदुस्तान के नाम से हमने एक नया ऑपरेशन शुरू किया। अब जहाँ सॉलिडरिटी की बात आएगी, पाकिस्तान की सलामियत की बात आएगी, पाकिस्तान की बका की बात आएगी, तो अफवाज पाकिस्तान ने फैसला किया कि इनसे आहानी हाथों से निपटा जाए। इन्होंने क्या किया कि एतमाद में लिया हुकूमत को। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कहा कि आप आज़रबाईजान जाएं, हमारा प्रोग्राम है ये खारान की 30 किलोमीटर की पट्टी जो हमारी है इस पर हमने कब्जा करना है, और जितने यहाँ पे दहशतगर्द बैठे हैं सबको जहन्नम हासिल करने का हमने प्लान कर लिया है। एक कमांडो एक्शन तरतीब दिया गया, आज़रबाईजान के पास हम लोग गए और प्रेसिडेंट आज़रबाईजान को कहा कि अगर ये लोग यहाँ से भाग के आपके मुल्क में आए तो आपने अपनी सरहदों को सील करना है, उस दिन हमने ऑपरेशन करना है। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ की हमायत की, उसके बाद हमने ऑपरेशन शुरू किया, हमारे कमांडोज वहाँ पे गए और हमने वो ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है वो 30 किलोमीटर का पट्टी पे कब्ज़ा किया और खारान अब हमारा इलाका है और तमाम दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद किया। आज हम और आज़रबाईजान हमसाए बन गए। ठीक है अंसारी साहब, ये प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान की जानिब से इस टाइम की जा रही है आफ्टर द सीज़ फायर,
उसमें अब ये देखें कि अब इंटरनल जो है वो टेररिज्म हमें देखने को मिली है, जैसे बलूचिस्तान का इंसिडेंट है, इससे पहले भी जाफर एक्सप्रेस का हमें इंसिडेंट देखने को मिला। अब इसमें जो है वो एक नई डेवलपमेंट जो आई है, पाक अफगानिस्तान के ताल्लुकात के एक नया मोड़, एक नया रुख देखने को मिला है, जो चीन बीजिंग के अंदर जो मीटिंग हुई जिसमें जो है वो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव थे और पाकिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार साहब थे। तो डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने सुनी, उन्होंने ये कहा कि BLA TTP जितनी भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के अंदर है, अफगान रिप्रेजेंटेटिव ने चाइना के अंदर ये बात वाज़ेह की है कि उनको जो है वो दहशतगर्द चीज़ों से, दहशतगर्द अवामिल से जो है वो रोका जाएगा। आप क्या समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है और इस मुलाकात के बाद डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके मुस्तकबिल के अंदर क्या मुरतब होंगे असरात पाकिस्तान के ऊपर? क्या अब जो मसाइल बलूचिस्तान के हैं वो अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? सर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है। आपके छत में एक सुराख हो जाए, वहाँ से पानी आ रहा हो और आप वेपर से अपना फर्श साफ करते रहे, कोई फायदा नहीं। जब तक कि आप वो मेन पाइपलाइन बंद नहीं करेंगे तो आपको सफाई नहीं होगी। तो हमने ये खारान बॉर्डर की जो मेन पाइपलाइन बंद कर दिया, अब दहशतगर्दों की जगह कोई नहीं है। आप देखें, अफगानिस्तान को ये पता है कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान सांस नहीं ले सकता है। अगर रशिया की जंग लड़ी है अफगानिस्तान ने, तो दुआ दे जनरल अख्तर अब्दुल रहमान को, ज़ियाउल हक को, कि जिन्होंने रशिया को वहाँ से भगाया है। और अमेरिका को भी इस चीज़ का इल्म है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो पूरी दुनिया में इंडिया ने वावेला मचाया हुआ था कि वो बहुत ताकतवर बन गया है, दुनिया की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार बन गया है, वो दुनिया में उसके बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, अफवाज उसकी बहुत दलेर है, राफेल उसके पास है, फलाना मग 29 उसके पास है, 21 उसके पास है। तो मैं ये समझता था कि दुनिया में ना उसने एक खौफ डाल दिया था, इंक्लूडिंग हमारे जो इस्लामी ब्रदर मुल्क हैं, उनके ऊपर भी बड़ी दहशत पड़ गई थी। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। ये एक जंग ने पूरी दुनिया में इंडिया का पोल खोल दिया कि पाकिस्तान तो बहुत दलेर कौम है जी। पाकिस्तान के तो जो फिजाइया ही नहीं संभाल सकती है। जदीद तरीन सिस्टम से पाकिस्तान ने बर्बाद किया। कैसे हमने उनका 70% इंडिया की लाइट्स बंद कर दी। तमाम हमारे माशाल्लाह 20-21 साल के बच्चों ने हर चीज़ उनकी हैक कर ली। उनके जनाब सिस्टम राडार फेल हो गए, उनके जो रॉ भी फेल हो गया और राफेल भी फेल हो गया। हमारे तैयारे गए, उनके तैयारे अंधे कर दिए हमने। ये जदीद तरीन सिस्टम है लड़ने का जो पाकिस्तान ने बताया। अब दुनिया को पता लगा तो आप देख लें कि यूके भी आ रहा है, USA भी आपकी हिमायत को आ रहा है, चाइना भी छलांगे मार रहा है। पूरी दुनिया को पता लग गया कि ये असल ताकत है, इस इलाके का ताकत का तवाज़न जो है पाकिस्तान के सर पे है। और हम भी ये चाहते हैं, अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट 100% इस हक में है कि पाक फौज को सुपरमेसी मिलनी चाहिए और इंटरनली जो मामला हैं उसको आहनी हाथों से निपटना चाहिए। सर आखिरी सवाल, फिर मैं प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। अंसारी साहब, सर इंटरनल सीज फायर की बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि मुल्क में अंदरूनी सीज फायर भी होना चाहिए। पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने ये गुजारिश की कि अब सीज फायर किया जाए। फिर कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बानी PTI की हमशीरा हैं, उन्होंने ये कहा कि जो है वो रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए या हम लेन देन की बात करके जो है अब वो खान साहब को भी बाहर लेके आए, अब सीज फायर की बात होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि या ये मुमकिन हो सकेगा और ये इस वक्त कितना ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जगह पे बैठना चाहिए? जी बहुत, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों को एक जगह पे बैठना चाहिए। बट सियासी जमातों को मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में हमारे नौजवान नस्ल को बिगाड़ की तरफ लाए। मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि तहरीक इंसाफ का उसमें हाथ है या नहीं, बिगाड़ की तरफ लेके आए। बदतमीज़ी की सियासत किसने सिखा दी? हम लोग, हमारा को बड़ा कुछ गुजरता था, हम सर झुका लिया करते थे, बड़े गुजर रहे हैं। आज बच्चे जो हैं बड़ों की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे होते हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है सियासत किसे कहते हैं। पाकिस्तान को ओए तोए की सियासत से दूर करेंगे। और जो बानी PTI का जहाँ ताल्लुक है, तो जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है, ताकत देता है, तो उसको आजमाता है जी कि वो कितने काम है। मैं समझता हूँ बानी PTI को जब इज्जत मिली थी, ताकत मिली थी, तो बानी PTI ने उसका गलत इस्तेमाल किया। गलत इस्तेमाल किया तो अल्लाह का आहनी हाथ उनके ऊपर आया। एक वो बंदा जो कहता था ओए IG मैं तेरा ये कर दूंगा, और वो बंदा एक जज का नाम लेके उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब किया करता था माइक पे खड़ा होकर। तो मैं समझता हूँ जब हुक्मरान इस तरह करेंगे तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा। एक बेहतरीन जस्टर जाना चाहिए, आपको रोल मॉडल बनना चाहिए अपने आने वाली नस्लों के लिए, ताकि वो अच्छे इंसान बन सके। ठीक है, थैंक यू सो मच अंसारी साहब।
थैंक यू सो मच रियाज साहब, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम के लिए, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में और प्रेजेंट में कुछ कर सकें। नाजरीन, अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए, एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।